सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस दिव्य और भव्य क्लास में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, निरंतर आपके रिक्वेस्ट और कमेंट्स को देखते हुए निरंतर बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर महामैराथन क्लास लाइए, महामैराथन क्लास लाइए, एग्जाम नज़दीक की ओर आते जा रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, नज़दीक चाहे चलते आए चाहे दौड़ते आए, हम पहले से ही तैयार हैं और तैयारी से तैयार होकर हम बोर्ड में कामयाबी के शिखर पर है ना। कामयाबी के उस शिखर पर चढ़कर हम ध्वजा तिरंगा ले रहेंगे और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम अपना इक्को जलवा दिखाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब मैंने इकोनॉमिक्स जो क्लासेज है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मैंने उसके प्रश्नों के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दिया है ना। अब डरने की बात नहीं है। अब जो सीरीजें होगी वो सीरीजें इकोनॉमिक्स के अनेक भागों में विभाजित के अनुसार सीरीजें होगी और उसके अनुसार यदि आप अध्ययन करोगे, पढ़ाई करोगे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि सीरीजों के माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अर्थशास्त्र में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बिना किसी चिंता के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के आराम से निश्चिंत होकर पेपर देके आएंगे, ये मुझे विश्वास है ना। तो आप बस, अब हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, निरंतर क्लास चलेगी, बातें नहीं होगी, बस पढ़ाई होगी। हाँ, तो सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आइए, आपके सामने आज एक अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय क्लास है आपके सामने जो ये प्रस्तुत है। आइएगा, अब हम अध्ययन करते हैं। हाँ, तो सभी विद्यार्थी देखिए, जो ये बहुविकल्पीय की है ना, ये महामैराथन क्लास है। कौन सी क्लास है? ये महामैराथन क्लास है। बहुविकल्पीय, जो बहुविकल्पीय, देखो, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनकी महामैराथन क्लास अलग होगी और जो अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उनकी मैराथन क्लास अलग होगी, है ना। और जैसे मान लीजिए अब ये आ गया आपके अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न, किसका आ गया? जैसे मान लीजिए आपके जो अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न है ना बच्चों, ये 18 नंबर के रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहने वाले? 18 नंबर, है ना। यानी 18 नंबर का रोल कौन रखेंगे? 18 नंबर का रोल रखेंगे आपके बहुविकल्पीय। कौन रखेंगे? ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ना, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कितने नंबर रखेंगे? 18 नंबर का रोल रखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आपके जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं आपके, वो अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, फिर हम उन प्रश्नों को समझेंगे। आया समझ में? फिर इन 18, अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, 18 नंबर के ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, ये 18 नंबर के प्रश्न आएंगे। यदि हमें भी गंभीरता से इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 18 नंबर को कम नहीं होते हैं, है ना। 18 नंबर भी हमारे परसेंटेज लेवल को एक उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो हमें प्रत्येक प्रश्न को, चाहे वो बहुविकल्पी हो, है ना, चाहे वो अतिलघुत्तरात्मक हो, है ना, चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लघुत्तरात्मक हो, दीर्घात्मक हो या निबंधात्मक क्वेश्चन हो, हमें सारे क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही समझ के पढ़ना है, ताकि हम समझ के पढ़ेंगे जितना प्रश्नों को। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसको रटन से याद नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझ की ज्योति से ही हम, उस ज्योति के प्रकाश से ही समझ कर हम परीक्षा के अंदर उसका उत्तर दे सकते हैं। आया समझ में? तो आप देखिए बच्चों, 18 नंबर को कम नहीं होते। अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब देखिए, जो बहुविकल्पीय जो क्लास होगी ना आपके, बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास मैं क्लास लूंगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास होगी आपके 3 क्लास होगी इसकी। और ये जो आपके अतिलघुत्तरात्मक है, इसकी 3 क्लास होगी, है ना। और जो दीर्घात्मक प्रश्न आएंगे ना आपके, अच्छा, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जो लघुत्तरात्मक आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्नों की क्लास होगी 3, है ना। और फिर तुम्हारे दीर्घात्मक प्रश्न हो जाएंगे, है ना, इनकी क्लास होगी 3। और जो निबंधात्मक होंगे, जो निबंधात्मक होंगे, इनकी क्लास कितनी होगी? 3। यानी कि 3 3 3 3 कितने हो गए? 3 3 होगी 12, यानी 12 सीरीज। हम 12 सीरीजों के माध्यम से पूरी अर्थशास्त्र, चाहे अर्थशास्त्र की जो शाखा, चाहे वेष्टि समष्टि, मैक्रो माइक्रो, दोनों इकोनॉमिक्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे और दोनों को बड़े जोरदार से और सरल शब्दों में, किताबी शब्दावली से हट कर हम इनको पढ़ेंगे और इनके डेफिनेशन को समझेंगे। आया समझ में? तो अब देर नहीं करेंगे, अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो सब विद्यार्थी सावधान होकर बैठ जाइएगा, सारे मोटे क्वेश्चन से आपके लिए ना। हाँ, आप समझो इन क्वेश्चनों को। इनसे बाहर आ जाए तो कहना कि सर इनसे बाहर आ गई। अब देखो, ऐसा प्रश्न आ जाएगा, खंड ए सेक्शन, यही बोर्ड के अंदर जो पेपर होगा आपका, उस पेपर के अंदर यही दे रखा होगा। सबसे पहले यही दे रखा होगा कि खंड ए, है ना, खंड, देखिए जो बोर्ड का पेपर होगा आपका, वो जो बोर्ड का पेपर होगा, उस बोर्ड के पेपर के अंदर सबसे पहले आपको यही दे रखा होगा कि खंड ए। आया समझ में? खंड ए, हाँ, जो खंड ए दे रखा होगा वो ऐसे दे रखा होगा, खंड ए सेक्शन, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ये ऐसा आपको बोर्ड में दे रखा होगा। तो आपको करना क्या बच्चों? तो प्रिय विद्यार्थियों, हाँ देखिए, सबसे पहले अब ये इस क्वेश्चन को मैंने पिछले दो जो सीरीज ली थी, मैंने इस क्वेश्चन को मैंने उन सीरीजों में भी लिया था, है ना। उन सीरीजों में भी इस क्वेश्चन का मेंशन हुआ है, जिक्र उल्लेख हुआ है, तो आपको इसे ध्यान देना है। अब देखो बच्चों, हाँ देखिए, एन इंक्वायरी, है ना, प्रश्न को देखिए आप। एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, पुस्तक के लेखक कौन है? अब बताइए बच्चों, जो ये पुस्तक लिखी है ना, द एन इंक्वायरी इन द नेचर, अब हमारे सामने विकल्प है, क्या इस पुस्तक के, क्या इस जो पुस्तक के जो लेखक है, क्या वो लेखक किन्स है ना, जॉर्ज मेनाल्ड किन्स, है ना, क्या रिकार्डो है ना, विडिल रिकार्डो, क्या एडम स्मिथ है, या फिर जेके मेहता है? बताओ देखे,
हमारे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो विकल्प हमारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों बताओ, देखे अभी हमारा ये रिवीजन चल रहा है ना, ये रिवीजन का दौर चल रहा है और इस रिवीजन के दौर में आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा इसका क्या आंसर होगा। हाँ बताओ देखे सब बच्चे। हाँ तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा से एडम स्मिथ। अब आपको मैं बता दूं, जो ये एडम स्मिथ जी है ना, इन्होंने कब दी थी? 1776 में, है ना। 1776 के अंदर इन्होंने ये पुस्तक दी थी। इन्होंने ये पुस्तक की रचना की थी। कब की थी? 1776 के अंदर। आ गया समझ में। और जो ये हमारे किन्स है ना, ये किन्स, जॉर्ज बर्नार्ड किन्स, इन्होंने कौन सी पुस्तक दी थी? इन्होंने पुस्तक दी थी दे जनरल, है ना, दे जनरल थ्योरी, दे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड, है ना, एंड द मनी, ऐसी कुछ पुस्तक थी, है ना, ऐसी कुछ पुस्तक थी। पूरा नाम आप देखना, करेक्ट नाम क्या है इसका पूरा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। तो ये जो पुस्तक दी थी ये उन्होंने 1936 के अंदर, 1936 के अंदर उन्होंने महामंदी के दौर में, किसके दौर में? महामंदी, महामंदी के दौर में उन्होंने ये पुस्तक दी। आया समझ में। हाँ, और ये महामंदी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट हुई, अमेरिका से स्टार्ट हुई, है ना। जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका से स्टार्ट हुई, क्या हुआ? वहाँ का जो शेयर मार्केट था, वहाँ का जो शेयर मार्केट था ना, वो शेयर मार्केट जब घाटे में चला गया तो पूरी वैश्विक, है ना, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डिगमिगा गई, है ना, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई, अर्थात महंगाई छा गई। हाँ हाँ, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो एडम क्वेश्चन है। चाहे क्वेश्चन किन से संबंधित पूछ लेवे, जनरल थ्योरी से पूछ लेवे तो हमारा आंसर किन्स हो जाएगा, और यदि इंक्वायरी पूछ लेवे तो आपको एडम, है ना, एडम स्मिथ। आपको पुस्तकों का ध्यान रखना है और पुस्तकों के जो लेखक है उनको भी ध्यान से देखना समझना है। हाँ, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने इतने महत्वपूर्ण लिए हैं पूरी, और है ना बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? जो ब्लूप्रिंट है ना, ये सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, ब्लूप्रिंट के अनुसार। यानी जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर हो गया समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अब उस समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय में से कौन सा प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? अतुलनात्मक प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे बोर्ड के अंदर। तो मैंने उस ब्लूप्रिंट को देखा और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही मैंने सारा ये बहुविकल्पीय प्रश्न, सारी जो सीरीज मैंने तैयार की है। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही पढ़ा रहे, नहीं, पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ निकाल के ही आपको ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन आपके सर के द्वारा किया जा रहा है ना। तो निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि बस हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं, किस तरह आप ऐसे ही बस एक पढ़ा के चले जा रहे हो, नहीं। पढ़ाने का तात्पर्य क्या है? ये नहीं कि समय व्यर्थ को कर, समय में यहाँ आऊँ या सिर्फ कुछ समय के लिए आपको पढ़ाऊँ और बस अपना स्वार्थ रख के चला जाऊँ, नहीं। मुझे स्वयं के स्वार्थ की परवाह नहीं है, मुझे स्वयं के सुख सुकून की चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज्ञान यज्ञ क्लासेस के माध्यम से प्रत्येक बच्चा आसान शब्दों में, आसान परिभाषा में और आसानी से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समझे और अपने बोर्ड में कुछ कमाल धमाल करके आए, और आने वाले उस परिणाम के अंदर मैं धन्यवाद का पात्र बनूँ। ज्ञान यज्ञ क्लासेस के इस ज्ञान रूपी यज्ञ के उपलक्ष्य में मैं धन्य बनूं, और ये धन्य कब बनूंगा? जब आपका परिणाम अच्छा होगा, है ना। तो आप बस पढ़िए और समझिए। हाँ देखिए बच्चों, तो ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। अब देख लो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से महामंदी का प्रभाव, निम्न में से महामंदी का प्रभाव था। अब मुझे बताओ बच्चों, महामंदी का प्रभाव किस पर था? क्या निर्गतों पर था, है ना, या फिर मांग में कमी थी, या रोजगार में वृद्धि थी, या श्रमिकों की बढ़ती थी? बताओ बच्चों, किस कारण से महामंदी का प्रभाव था? महामंदी का प्रभाव क्या था? मुझे बताओ। निर्गतों में वृद्धि, तो जब इसमें वृद्धि हो जाएगी तो फिर क्यों मंदी होगी? जब मांग में कमी होगी तो वृद्धि, फिर महामंदी कैसे बढ़ेगी? और जब रोजगार में, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा दे श्रमिकों की बढ़ती। अधिक श्रमिकों को होने के कारण ये महामंदी, और वैसे तो इसमें ऑप्शन ये महामंदी है, और यदि हमें सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसका जो मुख्य रेशियो है वो है आर्थिक नीतियाँ, है ना। वो क्या है? आर्थिक नीतियाँ। यानी आर्थिक नीतियों के कारण, यानी सरकार की जो वैश्विक सरकार की आर्थिक नीतियाँ थी ना, यानी कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण ये था, है ना। कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण ये था, ये महामंदी का दौर था। आया समझ में? तो आर्थिक नीतियों के कारण ये था। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप बस पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? देखो ये तो सबको पता है, हमारे भारतवर्ष के अंदर
हमारे भारतवर्ष के अंदर जो नोट निर्गमित करती है ना, जिसको पंजीयन करने का अधिकार है ना, नोट निर्गमित करने का अधिकार है, वो हमारी जो बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों का शीर्ष केंद्र है ना। तो आप मुझे बताइए, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, है ना। भारत की जो भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है ना। अगर ये सब प्रश्न भी आ जाए तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताना है। अब मुझे बताओ इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? हाँ बताओ, देखिए क्या 1947 में हुई थी, या 52 में हुई थी, या 35 में हुई थी, या फिर 1969 में हुई थी? बताओ कब हुई थी। हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1935 में, है ना। 1935 के अंदर अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना, शायद अप्रैल था, पर 1935 में इसकी स्थापना हुई है। स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते जाना बच्चों, है ना। आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप आराम से समझना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संकुचित मुद्रा है। हाँ बच्चों बताओ, देखे संकुचित मुद्रा कौन सी है इसमें, बताओ आप। M1 या फिर M2, M2, M3, M1, M3 या M4, बताओ इसमें संकुचित मुद्रा कौन सी है। हाँ, तो देखो इसमें जो संकुचित मुद्रा होगी बच्चों, बताओ कौन सी होगी। हाँ बताओ, देखे इसमें जो देखो, अब हमारी ये जो मुद्रा, ये कौन सी मुद्रा है हमारी? ये तरल मुद्रा है। कौन सी है? तरल मुद्रा है। ये हमारी तरल मुद्रा है ना, सबसे तरल मुद्रा, सबसे कहते हैं इसको, है ना, सबसे तरल मुद्रा। ये हमारी सबसे तरल मुद्रा है। हाँ, और ये जो है, ये ये दोनों जो है ना, ये हमारी विस्तृत मुद्रा है। कौन सी है? विस्तृत मुद्रा। ये हमारी विस्तृत मुद्रा है, ये हमारी तरल मुद्रा है। अब बच गई क्या? ये, तो ये क्या हो गई? संकुचित मुद्रा हो गई। क्या हो गई? संकुचित मुद्रा हो गई। आ गया समझ में? यानी M2, और जैसे इसको संयुक्त रूप से ऐसे ही बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर M2 भी हो जाती है, और M1 और M2, इनको दोनों को मिलाकर भी हम संयुक्त मुद्रा कहते हैं, संकुचित मुद्रा कहते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि तरल है ना, इसलिए इसको संकुचित, यानी एक सीमित दायरे में समाहित होने वाली मुद्रा को संकुचित मुद्रा कहते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आप पढ़ना। 50 क्वेश्चनों की ये माँ मैराथन क्लास आपके कहने पर आपके लिए प्रस्तुत है। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र बताइए देगा। ए ऑप्शन हमारा है MPS, है ना, बराबर डेल्टा S, है ना। ये हमारा, अच्छा ये जो दिख रहा है ना बच्चों आपको, हाँ, विभाजित डेल्टा Y। हाँ हाँ, देखिए अगला देखिए, MPS डेल्टा C, है ना, डेल्टा Y, MPS बराबर S डेल्टा Y, MPS बराबर C, है ना। हाँ, डिजिट Y। हाँ देखिए, हाँ बताओ, देखिए कौन सा हमारा जो आंसर सही होगा इसमें। बताओ सारे बच्चे, हाँ जल्दी से बताओ। हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। MPS बराबर डेल्टा S और डेल्टा Y, ये हमारा आंसर। और ये MPS क्या होती है आप जानते हो ना बच्चों? सीमांत बचत प्रवृत्ति। सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये हमारी MPS के द्वारा दर्शाते हैं। हाँ, आगे चलिएगा, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा बच्चों ना। और है ना, यदि आपको बच्चों कभी कभी ये मन में ख्वाब आता ना कि सर मेरा इकोनॉमिक्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप है ना एक पल के लिए एकाग्र बैठो, एक स्थान में जाके बैठो कि हम हिम्मत, एक किसी ने कुछ कहा है कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है ना। किसी ने कुछ खूब कहा है कि मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेसु कदाचना। आप कर्म करो, मेहनत करो और संघर्ष करो, है ना। आप संघर्ष करोगे तो संघर्ष में आपका मेहनत का फल उसी प्रकार मिल जाएगा जिस प्रकार वर्षा ऋतु के इंतजार करने पर किसी व्यक्ति को वर्षा मिल जाती है ना। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कागजी कर का उदाहरण है। बताओ, देखिए कागजी कर का उदाहरण है, देखो विद्यार्थियों, कागजी कर का उदाहरण है। हाँ, कागजी कर का उदाहरण है। अब बताओ आप, कागजी कर का उदाहरण क्या है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर या संपत्ति कर? बताओ इसमें उत्पादन, कागजी कर का उदाहरण है, कागजी कर का क्या उदाहरण है बचाओ, जल्दी से बताओ। हाँ, तो बताओ इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा संपत्ति कर, है ना। कागजी कर क्या है? अरे कर क्या है? कर मतलब होता है पैसे, और जो कागजी है ना, कागजी क्या होती है? कागजी कर मतलब एक कागज, अरे जो कागज होते हैं उन कागजों के माध्यम से तो हमारी जो मुद्रा बनती है ना, बनती नहीं बनती, तो वो मुद्रा क्या होगी? हमारी संपत्ति हो गई, और वो संपत्ति कर मतलब कागजी कर हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन बच्चों इस सीरीज के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, है ना। आप, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से सबसे सौभाग्यशाली हो
ये आपको ज्ञान ये कि क्लासेस का ये अनोखा और एक सरल परिभाषा युक्त ज्ञान ये कि क्लासेस रूपी चैनल मिला है ना। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर निर्धारक है। देखो बच्चों पहले क्वेश्चन को समझिए आप। स्थिर का मतलब होता है बिल्कुल स्थिर है ना, निश्चल। विनिमय का मतलब होता है आप जानते हो दर, प्रणाली में विनिमय दर निर्धारक, यानी मतलब जो स्थिर विनिमय, ये जो स्थिर विनिमय दर है ना, इसको निर्धारक कौन करती है, यानी इसको निर्धारक यानी इसको फिक्स कौन करती है, इसको निर्धारक कौन करती है ना, इसको जो निर्धारित करती है ना उसका नाम बताना है। हाँ निर्धारक कौन करती है, फिक्स कौन करती है ना, फिक्स कौन करती है उसका हमें पता लगाना है। क्या जो स्थिर विनिमय दर होती है प्रणाली होती है, प्रणाली का मतलब विधि है ना, प्रणाली का मतलब होता है विधि, यानी इसका जो निर्धारक है क्या वो सरकार है, क्या बैंक है, या फिर वो बहुराष्ट्रीय निगम है, या फिर कोई धनी व्यक्ति है। अब मुझे बताओ बच्चों ये प्रणाली है, प्रणाली का मतलब विधि हो गया, नियम हो गया। अब मुझे बताओ नियमों का कोई निश्चित कोई व्यक्ति कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्या उसका नियम कोई धनी व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या वो बहुराष्ट्रीय निगम, अब मुझे बताओ बहुत सारे देश मिलकर मिलकर किसी लेन देन को आपस में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे। या फिर बैंक करेगी, बैंक क्यों करेंगी, बैंक का तो काम लोन देना, लोन लेना, जमाएं स्वीकार करना और जमाएं प्रदान करना, बस ये काम बैंक का है। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रणाली को जो लागू करेगी वो कौन करेगी, सरकार करेगी, है ना। तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के में विनिमय दर निर्धारक है। यदि विनिमय दर आ जाए, पूछ ले जाए प्रश्न के अंदर, तो आपको ये द करेक्ट आंसर, आपको हमें गवर्नमेंट और सरकार बताना है। आगे समझ में, सरकार बताना। हाँ स्क्रीन लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से बच्चों आप बस समझ, ये मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है, मतलब इनमें से, यानी ये मुख्य आर्थिक समस्या नहीं, इसमें से कौन सी है जो ऐसी समस्या जो आर्थिक समस्या नहीं है। मतलब एक मुख्य आर्थिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मुख्य आर्थिक का मतलब होता है कि धन से संबंधित, है ना, धन से संबंधित, यानी जो धन से संबंधित होती है ना बच्चों, यानी वो समस्या नहीं है। धन से संबंधित, जो धन धन से संबंधित है ना बच्चों, धन से संबंधित समस्या नहीं है। बताओ धन से संबंधित समस्या क्या नहीं है, क्या उत्पादन करें ये भी समस्या, पैसे हैं पर हम उत्पादन क्या करें ये भी समस्या है ना, उत्पादन कैसे करें ये भी समस्या है, और उत्पादन किसके लिए करें ये भी समस्या है, निर्धन कैसे बने। अब मुझे बताओ कौन सा इस दुनिया के अंदर होगा जो ऐसी कामना करता होगा, ऐसी सोच रखता होगा कि मैं गरीब कैसे बनूं, मैं निर्धन कैसे बनूं। सारे जितने भी जन्म लिया है अधिकतर लोग, है ना, कुछ कुछ को छोड़कर सारे यही चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी धना सेठ बन जाऊं, जल्दी से जल्दी मैं धनी बन जाऊं, है ना, एक धनी व्यक्ति बन जाऊं। सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब बन जाऊं। तो इसका जो हमारा जो है ना बच्चों आंसर होगा वो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा है कि आर्थिक समस्या नहीं है, तो निर्धन ये आर्थिक समस्या नहीं है। हाँ चलो स्क्रीन लो सब, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से पढ़ना, है ना। पहले आप आराम से पढ़ो, इन प्रश्नों को समझो, ये प्रश्न क्या कह रहे हैं, है ना, किस बेस पे तैयार किए गए ये प्रश्न, आप समझो इन प्रश्नों को। हाँ देखिए बच्चों, मांग वक्र की, है ना, मांग वक्र की दिशा में गति का कारण है, यानी जो मांग वक्र होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका मांग वक्र है, ठीक है ना, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया ओ। आ गया समझ में। अब मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर पी बिंदु, ठीक है, ये पी बिंदु हो गया। यहाँ पर मैं देता हूँ इसको क्यू, है ना, और यहाँ पर हम दे देते हैं आपको इसको पी वन, और ये हो गया आपका क्यू वन, और ये हो गया आपका क्यू टू, और ये हो गया आपका पी ज़ीरो। आ गया समझ में। अब देखो बच्चों, ये हो गया आपकी मात्रा, और ये हो गई आपकी पूर्ति, ठीक है। अच्छा ये कीमत हो गई, कीमत हो गई। हाँ अब देखिए आप ये समझिए, जब पी यानी जब प्राइस क्या थी, जब प्राइस कितनी थी, है ना, जब प्राइस कितनी थी, प्राइस जब प्राइस आपकी मान लीजिए 2 थी, तो जो हमारी मांग थी वो क्वांटिटी कितनी मांग थी, यानी कम मात्रा थी, कम मांग थी। और जब हमारी प्राइस P1 एक बढ़ी तो उसकी कुछ ज़्यादा हुई, यानी जैसे कीमत बढ़ी वैसी मांग बढ़ गई, और जैसे कीमत और बढ़ती जा रही है वैसे उसकी मांग और मात्रा दोनों बढ़ती जा रही है। आया समझ में। अब देखिए आप, वस्तुओं की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय या उपभोक्ता की रुचि। अब मुझे बताओ मांग वक्र क्या होता है। मांग वक्र बच्चों क्या होता है, ये क्या करता है, उपभोक्ता को संतुष्टि देता है। किसको संतुष्टि देता है, उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है ना। ये उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है, क्या करता है, उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है। तो अब मुझे बताओ, अब जब इससे मांग वक्र जो होता है उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करता है, संतुष्टि कब प्रदान होती है, संतुष्टि जब प्रदान होती है उपभोक्ता को, जब उसको उसके उस वक्र से आय मिलती है, उसके उस कारोबार से आय मिलती है, तब उसको संतुष्टि मिलती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा से, उपभोक्ता की आय, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चनों को बच्चों समझना है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है कि वक्र दिशा का मांग उपभोक्ता नहीं, ऐसा नहीं, बस प्रश्नों को समझना कि प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शून्य, शून्य निर्गत पर अल्पा, है ना, शून्य कीमत पर अल्पकालिक औसत लागत होती है। बताओ देखिए बच्चों, हाँ यानी जो शून्य निर्गत पर अल्पकालिक यानी कुछ समय, है ना, कुछ समय के लिए, कुछ समय के औसत, है ना, कुल कुल लागत, है ना, कॉस्ट, लागत
होती है। यानी बच्चों ये कह रहा है कि यानी कम समय के लिए यानी कुल लागत यानी एक शून्य निर्गत पर यानी जीरो निर्गत पर यानी बिल्कुल जीरो यानी बाहर से मतलब जीरो निर्यात पर जीरो आय पर जीरो बिल्कुल आय पर हमें क्या क्या कह रहा है कि अल्पकाल के लिए औसत लागत क्या है। अब मुझे बताओ मुझे कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये जीरो कह रहा है और कह रहा है कि जीरो के अंदर कुछ समय के लिए कुछ। अब मुझे बताओ मैं आपको कुछ पैसे ना दूं, आप यार के अंदर जाओ किसी दुकानदार को कुछ पैसे ना दो और उसको कहो कि मुझे ये वस्तु चाहिए फ्री फ्री के अंदर, क्या देगा? क्या वो आपको नहीं देगा। वो कह रहा है कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, है ना। ऐसे बिना पैसे में ये नहीं मिल सकता आपको। तो कहने का तात्पर्य हो जाएगा बच्चों, अब इसमें शून्य तो इसमें दे रखा है, अधिकतम हो ही नहीं सकता, और ये अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा बच्चों अपरिभाषित, क्योंकि वाक्य गलत है ना, ये क्या गलत रहा है। शून्य निर्गत पर अल्पकालीन औसत लागत क्या है, तो ये हमारा जो पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, वो दिए गए विकल्प से भी डिफरेंट विन है ना, अलग है। हाँ, आगे चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो प्रश्नों को समझना बच्चों, ऐसे नहीं कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, है ना, तो अब समझना है आपको। वाक्य भी कई बार ऐसे घुमा देते हैं हमारे दिमाग को कि हम घूमते रह जाते हैं और वो प्रश्न हम गलत कर बैठते हैं। हाँ, अब देखिए बच्चों, मैंने ऐसे प्रश्न लिया है, ये सेक्शन बी आ गया है, यही है। जैसे मान लो 18% है ना, 18% का वो सेक्शन पूरा हो गया, अब ये सेक्शन बी आ गया इन 18% का। देखिए सेक्शन बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की कीमत रेखा होती है। बताओ बच्चों, जहां पर पूरा मतलब पूरी कंपटीशन हो, है ना। जैसे मान लीजिए मार्केट के अंदर यदि मान लीजिए जो कलेक्शंस की जो शॉप्स होती है, वो शॉप्स यदि एक से अधिक है और उनके अंदर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही वैरायटी का प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट उसमें क्या प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन होता है। वो दुकानदार अपने क्लोथ्स को सेल्स करने के लिए उसके ऊपर कुछ इंक्रीज बढ़ाकर उसके क्लोथ्स को बेचने का प्रयास करेगा, सेल्स करने का प्रयास करेगा। और अन्य अन्य जो सेलर होता है, शॉपकीपर होता है, वो शॉपकीपर भी अपने शॉप में प्रोडक्ट को एक मतलब मैक्सिमम प्राइस को घटाकर उसको एक मिनिमम डिस्काउंट देकर उसको बेचने का प्रयास करता है ना। हाँ, तो आप बताइए, देखो प्रतिस्पर्धा में एक फर्म की कीमत रेखा होती है, बताओ धनात्मक ढाल वाली होती है या ऋणात्मक होती है या फिर क्षैतिज अक्ष के समांतर होती है, फिर लंबवत के समान होती है। बताओ देखो बच्चों, किसके समान होती है। यानी अब मुझे बताओ, प्रतिस्पर्धा के एक फर्म की कीमत रेखा होती है, किसके समान होती है। धनात्मक ढाल वाली होती है, ऋणात्मक, और या फिर क्षैतिज अक्ष के समांतर होती है, लंबवत अक्ष के समांतर होती है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा क्षैतिज अक्ष के समांतर। क्यों हो जाएगा क्षैतिज अक्ष के समांतर? क्योंकि जब हमारी जो फर्म होती है, जो मान लीजिए ये फर्म है ना, मान लीजिए ये फर्म है, मान लीजिए ये फर्म है। अब इस फर्म के अंदर हम क्या कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा, मान लीजिए पूरी प्रतिस्पर्धा है, पूरी प्रतिस्पर्धा है ना, पूरी प्रतिस्पर्धा है। अब ये पूरी जो प्रतिस्पर्धा है ना बच्चों, ये पूरी जो प्रतिस्पर्धा है, ये पूरी प्रतिस्पर्धा किस पे टिकी हुई है? ये टिकी हुई है बाजार पर। किस पे टिकी हुई है? बाजार पर। ये पूरी प्रतिस्पर्धा किस पर टिकी हुई है? बाजार पर टिकी हुई है। अब बाजार किस पर टिका हुआ है? उपभोक्ता पर टिका हुआ है, उपभोक्ता पर टिका हुआ है ना। अब फर्म किस पर? बाजार पर, और बाजार किस पर? उपभोक्ता पर, है ना। अब जो ये अब एक दूसरे पर टिके हुए हैं ना, तो अब ये इस पर, ये इस पर, तो ये कौन सी रेखा हो गई? तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। आया समझ में? हाँ, तो इस कारण से वो क्षैतिज अक्ष के समांतर रेखा होती है। ये सब जो है एक दूसरे के समांतर रहते हैं, है ना। हाँ, अगला इसके शॉर्ट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके समझाने के लिए और स्वयं के समझने के लिए भी ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। हाँ, अगला देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र बराबर 100 माइनस पी तथा बाजार पूर्ति वक्र 60 प्लस पी है, तो संतुलन कीमत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बच्चों आपकी परीक्षा के अंदर आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो। ये इंपॉर्टेंट कह रहा नहीं हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो जिक्र है ना बच्चों, इसका जो जिक्र हुआ कितनी बार हुआ पता है आपको? इस क्वेश्चन का जिक्र हुआ है 5 बार। मैंने पिछले सीरीजों में भी लिया था और अभी भी लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर का आ सकता है आपके ना, एग्जाम आएगा ही आएगा। हाँ देखिए, अब हमारी बाजार मांग वक्र है ना, बाजार मांग वक्र कितना है हमारा? बाजार मांग वक्र है हमारा, बाजार मांग वक्र है हमारा, कितना है? बाजार मांग वक्र हो गया हमारा, हाँ, बाजार मांग वक्र हो गया हमारा। इसको हम क्या करेंगे? क्यू डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाँ, बराबर 100 माइनस पी, है ना, 100 माइनस पी बराबर, हाँ, फिर हमारे क्या? बाजार पूर्ति वक्र, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको हम क्यू एस से डिनोट करेंगे। हाँ, कितने हैं ये? है हमारे 60 प्लस पी। आया समझ में? देखो हमने जैसा था वैसे उतार दिया। हमारा बाजार मांग वक्र कितना है? बराबर 100 माइनस पी, और हमारा बाजार पूर्ति वक्र कितना है बच्चों? ये है हमारा 60 प्लस पी। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? क्यू डी बराबर क्यू एस को छोड़ देंगे इधर, फिर बराबर करेंगे, फिर ये लिखेंगे हम 100 माइनस पी बराबर 60। अब हमने इसको यहाँ लिख लिया ना, अब तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, 60 प्लस पी। अब देखो बच्चों, जो अचर संख्या है उनको जोड़ देंगे और जो चर संख्या अलग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पी और पी दोनों को जोड़ेंगे, पक्षांतरण करते हैं, जिसे बोलते हैं पक्षांतरण करना, है ना। गणित में पढ़ा होगा आपने कि पक्षांतरण करना किससे कहते हैं। पक्षांतरण करते हैं वैसे इसको हम, अब देखिए पी और पी कितने हो गए? ये हो गए हमारे 2 पी, कितने हो गए? 2 पी हो गया। हाँ, फिर बराबर, फिर हम कर देंगे, ये हमारे हो गए 100, है ना,
100 - 60, 100 - 60 कितने हो जाएंगे घटाएंगे तो? ये 2p बराबर ये हो जाएंगे हमारे 40। कितने हो जाएंगे? 40। और फिर यहाँ पर हो जाएंगे p बराबर, मैं यहाँ कर रहा हूँ है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। फिर ये हमारा हो जाएगा, अब क्या बच गया? 2p बराबर 40। तो ये हो जाएगा हमारा, अब p को हम यहाँ छोड़ देंगे है ना, 40/2 काट दो इससे, 2 दूनी की 4, कितने बच गए? 20 है ना। तो हमारी संतुलन कीमत कितनी आ गई? हमारी जो संतुलन कीमत है बच्चों वो कितनी आ गई? 20। और ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। आ गया समझ में? हाँ देखो, वेरी ऐसा आपको इस तरह से करना है, बिल्कुल ही सरल शब्दों में, बिल्कुल ही सरल ऐसा है ना, किताबों के अंदर आप समझ नहीं पाओगे, ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को है ना। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है बच्चों, आप बस पढ़ते रहिएगा, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। हाँ, बाजार मांग वक्र, अच्छा ये, अच्छा देखो ये भी दोबारा आया है क्वेश्चन है ना, हमारे कंप्यूटर महोदय ने कुछ टाइप करने में जल्दीबाजी की है, जिसके चलते पीडीएफ दोबारा रिपीट हो रही है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन है बच्चों, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। अब मुझे बताओ बच्चों, जो राष्ट्रीय आय होती है, अब राष्ट्रीय आय अब मुझे बताओ, पूरे देश की आय, राष्ट्रीय आय बड़ी होती है ना, बड़ी बड़ी आय, तो बड़ी आय का मतलब बहुत बड़ी आय, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। आपने परिभाषा पढ़ी होगी। अब मुझे बताओ, क्या वो समिष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, स्थितिगत शास्त्र में, या प्रायोगिक अर्थशास्त्र में? अब मुझे बताओ, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? मतलब राष्ट्रीय, मैंने उसमें समझाया था है ना, जिनमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वो समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और जिनमें व्यापक और किसी देश या फिर राष्ट्र की आय का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी होती है? समष्टि अर्थशास्त्र होती है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये हमारा ए द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है, जितना आप अच्छे से समझोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रश्नों को देखना बच्चों है ना, प्रश्नों का लेवल देखो आप, आपको ऐसे क्वेश्चन है ना अपने, आप उसमें तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर पाओगे कि सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लिए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग समझ समझ के बच्चों आपके लिए सीरीज तैयार की है ना। इतनी महत्वपूर्ण सीरीज कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी तो भी मतलब इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। देखो, एक अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? देखो वेरी कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक जो अर्थव्यवस्था होती है ना बच्चों, कितने प्रकार की हो सकती है? बताओ, देखो ऑप्शन है हमारे सामने, क्या वो एक प्रकार की, या फिर 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की? एक जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है? हाँ, तो हमारे अर्थशास्त्र के अंदर एक अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी केंद्रीकृत, कौन सी होगी? केंद्रीकृत है ना, एक होगी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, एक होगी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है ना। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी हमारी बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी होगी? बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरी हमारी बाजार अर्थव्यवस्था होगी। बताओ तीसरी कौन सी होगी हमारी? आप बताओ देखिए। तीसरी होगी हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हमारी अर्थशास्त्र के अंदर 3 अर्थव्यवस्था होती है। अब मुझे बताओ, जो बाजार अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? और बाजार और उसमें बाजार अर्थव्यवस्था जो कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है ना। और ये केंद्रीकृत प्रत्येक राज्य की एक अर्थव्यवस्था होती है ना, प्रत्येक देश की एक अर्थव्यवस्था होती है। हाँ देखिए, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक से बढ़कर बच्चों एक क्वेश्चन है, आप बस जितना देखो, क्वेश्चनों को रटना नहीं है, क्वेश्चनों को जितना रटना नहीं, समझना है कि यार ये पर्सन क्या रहा है ना, पर्सन की परिभाषा क्या जा रही है, परिवर्तन का जो प्रत्येक जो शब्दावली है, जो इनके वर्ण है वो क्या कह रहे हैं, सेंटेंस क्या कह रहा है ना, कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसको आपको समझना है। अब देखिए बच्चों, हाँ देखिए, आयताकार है ना, देखिए आप, आयताकार अति परवलय मांग वक्र में मांग की कीमत लोच होती है। अति परवलय का मतलब जानते हो ना बच्चों? अति परवलय का तात्पर्य आयत मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए? आयत। हाँ, मांग वक्र में कीमत की लोच होती है। बताओ बच्चों, यानी इसके अंदर आपको प्रश्न को पूरा नहीं देखना, आपको ये समझना है, आयताकार अति परवलय है ना, अति परवलय जो होता है मांग वक्र, उसकी जो कीमत लोच होती है, कीमत लोच का मतलब जानते हो बच्चों, उसकी लोच कितनी होती है? लोच स्टार्ट होती है इकाई से। कहाँ से स्टार्ट होती है? इकाई से लोच स्टार्ट होती है। तो आप बताओ कि जो लोच स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हाँ हाँ, तो देखिए बच्चों, अब ये लोच जो है ना, बचाओ, अब लोच इकाई से स्टार्ट होती है। हाँ, तो देखिए बच्चों कि जो ये लोच है ना, क्या जो हमारी कीमत लॉन्च होती है, क्या अब देखो ऑप्शन देखिए आप, इन ऑप्शन के अंदर कौन सा वो आंसर ऑप्शन होगा जो हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा? बताओ देखिए आप, कौन सा आंसर होगा? हाँ, तो वो होगा क्या? वो इकाई से अधिक होगा, या फिर वो इकाई के बराबर होगा, या फिर शून्य के बराबर होगा, इकाई से कम होगा? बताओ देखिए बच्चों, कीमत लॉन्च होती है, बताओ।
एक आयताकार मांग वक्र की कीमत लोच होती है, यानी कि वो इकाई के किसके होती है बच्चों, वो इकाई के बराबर होती है, यानी कि वो जो होती है वो ई बराबर 1 होती है। आया समझ में? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बे, इकाई के बराबर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अंदिमान। अंदिमान वक्र होता है, बस ये दे रखा है, अंदिमान वक्र होता है। अब हमारे सामने ऑप्शन है, ए मूल बिंदु की तरफ अवतल, ऑप्शन बे मूल बिंदु की तरफ उत्तल, और ऑप्शन से क्षैतिज अक्ष के समांतर, और ऑप्शन दे लंबवत अक्ष के समांतर। बताओ देखिए बच्चों, दिए गए प्रश्न के अंदर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा? बताओ देखिए प्रत्येक बच्चे। हाँ, इस प्रश्न के अंदर कौन सा विकल्प होगा जो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा? हाँ, तो देखो बच्चों, अब जो अंदिमान वक्र मैंने आपको समझाया था, कई बार समझाया था मैंने, अंदिमान वक्र क्या होता है। देखो बच्चों, ये जो इसका पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बे, है ना, मूल बिंदु की तरफ उत्तल होता है। अब ये कैसे होता है, इसको जरा समझिए, इसको जरा समझिए आप। जैसे हमने मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमने अंदिमान वक्र बना दिया। क्या बना दिया? अंदिमान वक्र बना दिया। ये हमारा जीरो ओ बिंदु हो गया, ये हमारा वाई हो गया, और हमने ये अंदिमान वक्र बना दिया। कौन सा बना दिया? अंदिमान। ये हमारा अंदिमान वक्र हो गया, अंदिमान वक्र हो गया। अब देखो, अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये उत्तल, उत्तल मतलब क्या जानते हो आप, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, मतलब ये यू के आकार का है परंतु ये उत्तल है। यानी ये जो सीमा रेखा, ये जो इनका जो लंबवत रेखा होती है, उन लंबवत रेखाओं से क्या होता है, ये लंबवत रेखाओं से उत्तल होता है ना, उत्तलित है ना, ये उत्तल हो गया, इसीलिए ये उत्तल होता है। आया समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में प्रस्तुत ये है ना, समझो देखिए। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, जिन वस्तुओं का एक, हाँ देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपभोग किया जा सकता है, वे कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए, मैंने आगे भी समझाया था, जैसे मान लीजिए आपके घर पर दो गाड़ी है, एक फोर व्हीलर है, एक टू व्हीलर है। यदि फोर व्हीलर आपको कहीं जाना है, मार्केट किसी कारणवश किसी रीजन से जाना है, यदि आपके पास जिस बाइक से, जिस व्हीकल से आप मार्केट जाते हो, यदि वो घर पर मौजूद ना हो और उसकी जगह यदि आपके पास फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर हो, तो आप उस समय टू व्हीलर यदि नहीं है तो आप फोर व्हीलर का उपयोग करके, फोर व्हीलर का इस्तेमाल करके आप मार्केट जाओगे ना। तो मतलब उसके, यानी फोर व्हीलर की स्थापना, फोर व्हीलर के स्थान पर आपने किसका उपयोग कर लिया, आपने टू व्हीलर के स्थान पर फोर व्हीलर का उपयोग कर लिया, यानी एक दूसरे के स्थान पर हमने उसका उपयोग कर लिया। तो बच्चों मुझे बताओ, स्थान पर उपभोग कर लिया तो इसका मतलब हो गया, क्या वो पूरक वस्तु है? तो अब ये स्थान आ रहा ना बच्चों, आप ये ध्यान रखो, स्थान का मतलब स्थानापन, स्थान का मतलब स्थानापन। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानापन वस्तु। तो वो कौन सी वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर उपभोग की जा सकती है, वो होती है स्थानापन। कौन सी होती है बच्चों? स्थानापन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है बच्चों ना, आप बस जितना अच्छे से समझोगे ना उतना आपका अच्छे से समझ में आती रहेगी। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है ना, जिन वस्तुओं, देखो बच्चों, जिन वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जाता है वे कहलाती है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे मान लीजिए बाइक होती है। अब बाइक का यदि एक पहिया, दोनों पहिए साथ साथ यूज़ किए जाते हैं ना, मान लो एक पहिया निकाल दिया जाए तो क्या बाइक चलेगी? नहीं चलेगी, दोनों पहियों की जरूरत होगी। आपकी एक आंख है और यदि एक आंख बंद हो जाए, बंद कर ले, तो मुझे बताओ, एक आंख इधर का जो एरिया होता है वो नहीं दिखेगा ना, एक आंख बंद कर लेंगे तो कहने का तात्पर्य होती है ऐसी वस्तु जो एक साथ उपयोग की जाती है। जैसे जैसे चाय के अंदर, जैसे आप चाय बनाते हो ना, तो चीनी के अंदर वो जो चाय की जो पत्ती होती है वो डालते हैं, है ना, चाय पत्ती वो डालते हैं। जैसे मान लीजिए खाना बनाते हैं, है ना, खाना बनाते हैं हमारी माताएं बहनें, तो क्या करती है, जो आटा होता है ना, जो आटा होता है, फ्लावर होता है, उसके अंदर जो सोल्ट डालती है, जो नमक डालती है, तो वो बिना आटे नमक डाल के रोटी नहीं बना सकती ना, तो फिर बनाएगी तो फिर उसका चेंज हो जाएगा टेस्ट, है ना। तो मतलब वो क्या है, वो एक एक साथ प्रयोग की जाती है, वो एक साथ प्रयोग की जाती है ना, एक साथ प्रयोग की जाती है, इसलिए वो क्या हो गई, वो हो गई पूरक हो गई। कौन सी हो गई? वो वस्तुएं पूरक वस्तु हो गई। आगे समझ में? इसलिए छोड़ लो, फिर आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप समझो बस, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना, इसको भी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो। देखो, निम्न में से बजट रेखा ढाल सूत्र है। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, निम्न में से बजट रेखा ढाल सूत्र है। बताओ देखिए, क्या वो हमारा ऑप्शन ए है, पी बटावा पी टू है, या फिर पी क्यू बटावा पी है, या फिर पी टू बटावा पी है, या फिर पी थ्री बटावा पी वन है? बताओ देखिए क्या होगा बच्चों। हाँ, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, है ना, पी वन बटावा पी टू। आ गया समझ में?
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस आपको समझना है अच्छे से, है ना। ये सारे जो बहुविकल्पी प्रश्न है ना, ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न 18 में से 18 नंबर लाने हैं हमें, है ना। बोर्ड के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 18 में से 18 नंबर लाना ही लाना है। ऐसा नहीं कि बस हमें एक क्वेश्चन नहीं, पूरे क्वेश्चन ज्ञान एक क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हो, पूरे क्वेश्चन लाना है। हाँ देखिए, एक सरल, है ना, एक सरल मांग रेखा, यानी एक सरल का मतलब हो गया कि एक सरल मांग रेखा के मध्य बिंदु पर, एक सरल मांग रेखा के मध्य बिंदु पर लोच कितनी होगी, बताओ बच्चों। किस पर मांग रहा है ये मांग किस पे रहा है, ये मांग रहा है एक सरल रेखा पर। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक सरल रेखा है ना, ये एक जो सरल रेखा है बच्चों, ये एक सरल जो रेखा है, अब ये मध्य बिंदु कह रहा है ना, ये मध्य बिंदु, यानी एक सरल रेखा के मध्य बिंदु पर लोच कितनी होगी, यानी किस पर होगी, मध्य बिंदु पर होगी। किस पर होगी, मध्य बिंदु पर। मतलब सरल रेखा की मांग रेखा के मध्य बिंदु पर लोच क्या होती है, तो बताओ देखिए, क्या ईडी बराबर 1 होती है ना, ईडी का मतलब, हाँ, जैसे ईडी बराबर 2 होती है, क्या ईडी बराबर 4 होती है, ईडी बराबर 5 होती है, बताओ बच्चों क्या कितनी होती है। हाँ, तो बच्चों, हाँ बताओ देखिए कितनी होती है, तो बिंदु रेखा की लोच कितनी होती है, वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों ए हो जाएगा, यानी ईडी बराबर 1 होती है, यानी 1 इकाई बराबर 1 होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, है ना, आपके लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन इसी में से आए, है ना। जितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, हमें उतनी दुगनी खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने अच्छा किया। देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये भी। हाँ, औसत लागत का सूत्र है, बताओ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने अगले बार भी पूछा था। औसत लागत का सूत्र है ना, यहाँ पर ये बटावा लिख देना आप, बटावा है ना, ये बटा के अंदर है। हाँ, औसत लागत का सूत्र बताओ देखिए बच्चों, क्या औसत लागत का सूत्र, औसत लागत बराबर कुल लागत बटावा क्यू, या फिर बे औसत लागत बराबर कुल लागत आगम बटावा क्यू, या फिर औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत बटावा क्यू, या फिर औसत लागत बराबर कुल प्रवृत्ति लागत बटावा क्यू। बताओ देखिए बच्चों, दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प होगा जो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हाँ बताओ देखिए जल्दी से। तो बच्चों मैं आप बता दूं, इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, औसत लागत बराबर कुल लागत बटावा क्यू। हाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। हाँ, औसत लागत बराबर कुल लागत बटावा क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए चलो फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। देखो बच्चों, है ना, हिम्मत जो होती है ना बच्चों, हिम्मत, हाँ, कह दो किसी को, कह दो आप किसी को, हाँ, यानी कि किसी ने कहा था कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है ना। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है कि मेरे बस का है और मेरे बस का है, ये हिम्मत मत खोना है ना। हाँ, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से उत्पादन कारक है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो आप, नीचे दिए गए में से उत्पादन कारक क्या कह रहा है, उत्पादन जो कारक है ना बच्चों, उत्पादन कारक है, यानी वो उत्पादन कारक पूछ रहा है। मतलब जैसे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो हम उसमें कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपने खेतों के अंदर अनाज, अब जैसे मान लो रबी की फसल काटेंगे, तो रबी की फसल काटने के लिए हमें किन किन उन कारकों का उपयोग करना होगा, जिनके माध्यम से उस फसल को काटेंगे। उनके अंदर जो गेहूं के जो बीज दाने होंगे, उन दानों को हम भूसे से अलग करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, कौन से होंगे, तो उसके अंदर हम ऑफकोर्स कहेंगे, है ना, उसके अंदर हमारे पास काटने के ऐसे औजार होंगे, है ना, उसके माध्यम से हम काटेंगे। आया समझ में। तो कोई थ्रेसिंग से करेंगे, हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं ना, उसमें क्रॉप हार्वेस्टिंग करवाएंगे। हाँ देखिए, तो उत्पादन कारक बताओ, ये उत्पादन कारक भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उपयुक्त सभी है। अब भैया, उत्पादक जो कारक है, उत्पादन करने वाली कौन है, भूमि भी है, मेहनत भी लगती है और पूंजी भी लगती है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। क्योंकि देखो उत्पादन करने, देखो भूमि है तो उत्पन्न होगा ना, तो पैदावार होगी, और यदि श्रम है, मेहनत है, तो पैदावार, तो फिर उसकी केयर होगी, और जो पूंजी है, पैसे हैं, तो हम जुताई उताई करने के लिए ट्रैक्टर आदि साधनों को जुटा पाएंगे। आया समझ में। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हाँ, स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है बच्चों, है ना। आप जितना समझोगे, रटना तो है ही नहीं। ज्ञान यज्ञ क्लासेस रटने वाली क्लासेस नहीं है। ज्ञान यज्ञ क्लासेस अपने यज्ञ रूपी हवन के अंदर डुबकी लगाकर विद्यार्थियों को पवित्र करने वाली और बुद्धि से बौद्धिकता की ओर ले जाने वाली है ना। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत, सीमांत उत्पाद की आकृति किस प्रकार की होती है। यानी जो बच्चों सीमांत उत्पाद की जो आकृति होती है, वो किस प्रकार की होती है, किसकी होती है, सीमांत उत्पाद की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है, बताओ देखिए बच्चों। मैंने कई बार बताया है, जो सीमांत उत्पाद की जो आकृति होती है ना, वो किस प्रकार की होती है। हाँ, क्या वो हमारा आंसर विकल्प ए है, क्या वो आर के आकार की होती है, या फिर वो बी के आकार की होती है, या फिर क्यू के आकार की होती है, या फिर वो यू के आकार की होती है।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि वो किसके आकार की होती है, वो यू के आकार की होती है। किसके आकार की हो जाएगी, वो यू के आकार की हो जाएगी। हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यू के आकार की हो जाएगी, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट कुछ। हाँ, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, वैसे तो सारी सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर भी जो महत्वपूर्ण लगते हैं ना इनमें भी, वो उनके लिए मैं रिमार्क कर रहा हूँ, है ना। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता है। किसकी विशेषता पूछ रहा है, किसकी विशेषता पूछ रहा है बच्चों, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ऐसा बाजार, ऐसा बाजार जहां पर पूरा कंपटीशन हो, जहां पर है ना पूरी तरह से, यानी रद्दी मात्र भी कंपटीशन की कहीं जगह नहीं है, पूरा कंपटीशन है ना, फुलफिल कंपटीशन हो। वो कंपटीशन, उस कंपटीशन की विशेषता क्या है, वस्तु की कीमत का समान, वस्तु की समान कीमत, समरूप वस्तुएं, और अत्यधिक क्रेता विक्रेता, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों होगा, क्योंकि जहाँ वस्तु बिकती है ना वहाँ पर समान वस्तु होगी, तभी तो कंपटीशन होगा। समरूप होगी, मतलब एक दूसरे के समान दिखने वाली होगी। और अत्यधिक क्रेता विक्रेता, जहाँ पर खरीदने वाले भी ज़्यादा, बेचने वाले भी ज़्यादा, वहीं तो बच्चों प्रतिस्पर्धा होगी, है ना। वहीं प्रतिस्पर्धा होगी जहाँ पर खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, इसके शॉर्ट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके हाजिर। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, लाभ ज्ञात करने का सूत्र है। बताओ, देखिए बच्चों, लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, लाभ बराबर कुल सम बराबर कुल आगत, लाभ बराबर कुल लागत बराबर कुल आगम, और लाभ बराबर कुल सम बराबर डिजिटल कुल आगत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ देखिए, तो इसका दिया होगा, बताओ देखिए बच्चों क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा ए। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन से बच्चों आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। फर्म के फर्म के पूर्ति वक्र को, यानी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाला तत्व है। बताओ बच्चों, यानी जो फर्म होती है उसके जो पूर्ति वक्र है ना, अब मुझे बताओ, फर्म होती है, वो कोई उद्योग मान लीजिए, है ना, उद्योग है, कोई उद्योग है, उस उद्योग का जो मतलब उसकी जो पूर्ति है, उसकी पूर्ति को कौन, फर्म जो होती है, फर्म किससे छोटी होती है, उद्योग होता है बड़ा उद्योग, उस बड़े उद्योग का छोटा रूप ही फर्म होती है। आया समझ में, जो छोटा रूप फर्म होती है ना बच्चों, वो फर्म की जो पूर्ति है उसको निर्धारित यानी फिक्स करने वाला तत्व कौन सा, तो तत्व जो हो जाएगा बच्चों, बताओ मेरा, कौन सा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी होगा, कि आगत होगी, इकाई होगी, उपरोक्त सभी होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि वो प्रौद्योगिकी, प्रगति होगा, आगत कीमत होगी, इकाई कर होगा, यानी कि वो उपयुक्त सभी, ये सभी जो है ये फर्म की पूर्ति वक्र को निर्धारित करते हैं, है ना। इसके शॉर्ट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ऐसे वैकल्पिक क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कंफ्यूज, जहाँ पर उपयुक्त सभी लिखा हुआ था ना, 100% विश्वास करना कि वही क्वेश्चन हमारे दिए गए प्रश्न का विकल्प आंसर होगा, है ना। आगे देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, देखो ये प्रश्न, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का मांग वक्र होता है। अब वो क्या होता है, फर्म का पूर्ति वक्र, और इसमें ये मांग वक्र पूछ रहा है, क्योंकि इसका मांग वक्र जो होता है, वो मांग वक्र जो होता है बच्चों, वो फर्म का मांग वक्र किसके बराबर होता है, ये हमें इसमें देखना है। बताओ देखे। हाँ, देखिए, जो प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का मांग वक्र होता है, क्या वो इकाई से अधिक लोचदार होता है, या फिर इकाई लोचदार होता है, या पूर्णतया लोचदार होता है, या फिर पूर्णतया बेलोचदार होता है। बताओ देखे क्या होता है बच्चों। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, उससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्णतया लोचदार होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। आया समझ में, पूर्णतया लोचदार होता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है बच्चों, ना। मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि समय बचा है कम, और कम समय के अंदर हमें कुछ बड़ा पढ़ना, कुछ ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से निजी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। अब देखो बच्चों, यानी निजी उद्यमियों, अब इसको पढ़िए आप, इसको इसको पॉइंट आउट कीजिए। ये क्या कह रहा है, निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं। मुझे बताओ बच्चों, जहाँ पर आप आपका खेत है, आपके खेत के अंदर आप ही काम करोगे, आपके खेत के अंदर आप ही मेहनत मजदूरी करोगे, आपके खेत के अंदर आप ही मेहनत करोगे, या फिर आप ही दूसरों से उनकी आय देकर या उनकी मजदूरी देकर आप उसके अंदर आप कार्य करवाओगे, तो आप ही करवाओगे ना, क्योंकि आपकी वो निजी प्रॉपर्टी है, आपकी एक वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, एक निजी संपत्ति है, इसीलिए आप उसकी खुद देख रेख करोगे, है ना, केयर करोगे। तो अब मुझे बताओ फिर क्या करोगे, जब उसकी केयर करोगे, तो जब मान लो आप काम करोगे, दूसरों से करवाओगे, जब उसको पूंजी देनी पड़ेगी ना, पैसे देने पड़ेंगे। आया समझ में। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका पहला विकल्प क्या, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रितवादी होती है, फिर उपयुक्त सभी होती है। तो बच्चों, जहाँ पर निजी उद्यमी होती है वहाँ पर वो क्या होती है, पूंजीवादी होती है। क्या होती है, पूंजीवादी, क्योंकि वहाँ पर पूंजी देनी पड़ेगी, फिर काम करवाना पड़ेगा, इसलिए वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। हाँ, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे। हाँ, देखिएगा, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन से बच्चों, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हाजिर है आपकी सेवा में बोर्ड क्लासेस के लिए। जब कोई देश जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु
जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई देश अपने घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों को बेचता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताओ देखिए बच्चों, यानी कि हमारा भारत देश यहाँ के अनाज को अमेरिका को बेच देवे तो वो क्या हो गया? वो हो गया बेचना हो गया। हम तो बेचना कहेंगे, लेकिन यदि एक देश दूसरे देश को बेचता खरीदता है ना तो उसको आयात निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात निर्यात कहते हैं। हमने खरीदा, आयात किया, बेचा, निर्यात किया। आया समझ में? तो हमारा इसका क्या आंसर हो जाएगा? हो जाएगा निर्यात। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्यात। तो मतलब अब बेचने का मतलब क्या हो गया? बेचने का मतलब हो गया निर्यात करना, है ना? हाँ, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों बे हो जाएगा निर्यात। हाँ, इसके शॉर्ट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। देखो कितने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे इस पर्सन आपको सेम ऐसे पर्सन पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है ना? अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, कौन सा क्षेत्रक है बताओ? क्या फर्म है, क्या सरकार है, पारिवारिक क्षेत्र है या बाह्य क्षेत्रक है? हाँ, तो एक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आपको जानते होंगे बच्चों। एक अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक होता है ना, फर्म, सरकार, पारिवारिक क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र, तो बच्चों इसमें जो हमारा मान लीजिए आप, ये उपयुक्त सभी होते हैं, ये उपयुक्त सभी होते हैं, ये उपयुक्त सभी होते हैं। और विशेष तौर पर, मुख्य तौर पर पूछे जाए बच्चों, यदि मुख्य तौर पर पूछे जाए तो वो हमारी सरकार होगी। क्या होगी? सरकार होगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है ये। देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आया हुआ नहीं है और इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इस बार ये आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ना है, समझना है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि खर्च विधि से वे विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात करना है हमें सकल घरेलू उत्पाद, है ना? जीडीपी, जीडीपी ज्ञात करनी है ना? जीडीपी ज्ञात करने का जो सूत्र बताओ, सूत्र कौन सा इसमें? अब हमारा ऑप्शन ए है, तो जीडीपी बराबर C+1 प्लस G प्लस X प्लस M, क्या ये है? या फिर हमारा ऑप्शन बी है ना, जीडीपी ये है, या फिर जीडी ये हमारा से है, या फिर ये दे? बताओ देखिए कौन सा होगा। हाँ, बताओ देखिए जल्दी से बच्चों। तो इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो आंसर होगा हमारा बे। कौन सा होगा? बे। बे इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस। देखो बच्चों, अब हमारी जीडीपी हो गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सी है ना, सी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है उपयोग, उपयोग की गई वस्तु, है ना? उपयोग की गई वस्तु, ठीक है, की गई वस्तु। और ये हमारा जो हो गया आई बच्चों, क्या हो गया? आई। इसका मतलब हो गया अंतिम निवेश। क्या हो गया? अंतिम अंतिम निवेश। ये हो गया हमारा अंतिम निवेश। और इसके आगे क्या हमारा जी, तो ये जी हो गया बच्चों हमारा सरकारी व्यय, है ना? सरकारी वस्तुओं, सरकारी वस्तुओं, सरकारी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, ठीक है। हाँ, फिर आगे देखो हमारा एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया, है ना, निर्यात। और एम का मतलब हो गया इंपोर्ट, है ना, आयात। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा बे। जीडीपी बराबर सी प्लस जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना? सब बच्चे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है ना, जितना आप समझोगे पढ़ोगे उतना आपके लिए आसान होगा। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय का अध्ययन निम्न में से अर्थशास्त्र की शाखा में अभी अभी मैंने पढ़ा था, राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। आ गया समझ में? क्योंकि राष्ट्रीय आय एक व्यापक आय होती है और उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। हाँ, इसलिए सोच लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपकी सेवा में हाजिर। देखिए, देखिए बच्चों, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, यानी किस में वृद्धि होती है? कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो इस स्थिति को, है ना, उस स्थिति को कहा जाता है। देखो बच्चों, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है ना, वस्तुओं के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए सोना जो है, अभी आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम के अंदर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर जो गोल्ड की प्राइस है, वो गोल्ड की प्राइस डे पर डे बढ़ती जा रही है ना, डे पर डे बढ़ती जा रही है प्राइस। और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि प्रॉपर्टी पीपल्स के लिए तो वो खरीदना ही मुश्किल हो गया है ना, गरीब लोगों के लिए तो खरीदना ही मुश्किल हो गया है। तो इतना बढ़ रहा है सोना, तो क्या हो रहा है? कीमतों में क्या लगातार वृद्धि हो रही है। तो बताओ, जब वृद्धि होगी तो उसको क्या कहेंगे? मुद्रा संकुचन कहेंगे, या फिर मुद्रा स्फीति कहेंगे, या फिर अति उत्पाद कहेंगे, या मंदी कहेंगे? मुझे बताओ बच्चों, इसमें से हमारा कौन सा आंसर होगा? कीमतों में जब लगातार वृद्धि हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? मुद्रा स्फीति कहेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बे इज द करेक्ट आंसर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का दिए गए क्वेश्चन का ये विकल्प हमारा आंसर होगा।
हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है बच्चों ना। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आप पूरी सीरीज को पढ़ो, कम समय में आप पूरा सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ समझ लो, ताकि बोर्ड के अंदर फिर आपको है ना डरने की, ना हिचकिचाने की जरूरत पड़े। हाँ, देखिएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है। देखो बच्चों, किसकी आय को, किस आय को मापने की विधि है? राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है। बताओ कौन सी विधि है राष्ट्रीय आय को मापने की? अच्छा, ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं, यानी भारतवर्ष की कुल आय को, है ना, कुल उस आय को, बजट आय को हम माप सकते हैं। कौन सी विधि है? क्या वो वे विधि है, या फिर आय विधि है, या उपयुक्त सभी? बताओ कौन सी विधि है बच्चों? अब इसमें ऑप्शन देखो, या फिर वो उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, है ना, कौन सी होगी? उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, व्यय विधि होगी, आय विधि होगी, उपयुक्त सभी। ऐसी कौन सी विधि है जो इनको मापने की विधि है? बताओ, देखें। हाँ, जल्दी से बताओ। हम्म हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बताओ देखो जल्दी से। वो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, देखो, व्यय विधि जो होती है, व्यय विधि खर्च को, खर्च से जो होने वाली जो गतिविधियाँ होती है उसके बारे में बता दी है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। और देखो, उपयुक्त सभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मतलब अर्ध मूल्य रूप से, किस मूल्य रूप से? अर्ध मूल्य रूप से ये सभी सहायक है। लेकिन यदि मैं मान लो पूरी राष्ट्रीय आय को मापने की बात करूँ, तो इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों, वो होगा व्यय विधि। क्या होगा? व्यय विधि। आगे समझ में? पूरे अगर पूछ निम्नलिखित में से निम्न कारक को पूछ अगर ऐसे ऑप्शन दिया जाए अर्ध तरीके से, तो आपको उपयुक्त सभी करना है। और यदि आंशिक तौर पर पूछा जाए तो अर्ध उपयुक्त सभी करना है, और मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपको व्यय विधि करना है। आगे समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है, और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको समझ अच्छे से समझना। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ये भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हाँ, आय विधि, आय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। आय विधि से, यानी आय विधि से आपको सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र है। बताओ देखें, जीडीपी बराबर पी प्लस आई एन प्लस आर प्लस डब्ल्यू, या फिर जीडीपी प्लस पी प्लस आई एन आर माइनस आर डब्ल्यू। बताओ देखो, या फिर जीडीपी बराबर पी आई एन, है ना, माइनस इन माइनस आर प्लस डब्ल्यू, या फिर जीडीपी बराबर पी माइनस इन माइनस आर माइनस डब्ल्यू। बताओ कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा बच्चों, होगा हमारा ए। ए इज द करेक्ट करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना बच्चों। अब इसमें देखो, ये पी है ना, ये हो गया इन, ये हो गया आर, और ये हो गया हमारा डब्ल्यू। अब इसका मतलब वो क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कीमत। क्या हो गया? कीमत हो गया। इसका मतलब हो गया हमारा इंटरेस्ट। क्या हो गया? इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं निवेश, है ना, निवेश। अच्छा, इंटरेस्ट ब्याज, है ना, ये हो गया हमारा ब्याज। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा गवर्नमेंट, है ना, जिसे हम राजस्व कह देते हैं। राजस्व, राजस्व ही है ना बच्चों, गवर्नमेंट नहीं है, राजस्व। और ये हो गया हमारा वेजेज, वेजेज मीन्स मजदूरी, है ना, ये हो गया, है ना। तो ये इसका जो विकल्प होगा वो हमारा होगा ए, जीडीपी बराबर पी प्लस आई एन प्लस आर प्लस डब्ल्यू। ये हमारा इसका आंसर होगा। और ये इस क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आय विधि और व्यय विधि दोनों विधि, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको। ये तो आ जाएगा, आय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, या फिर व्यय विधि से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये प्रस्तुत है। देखिए बच्चों, हाँ, देखिए, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा किसे कहते हैं बच्चों? आप सब जानते हो, बताने की जरूरत है नहीं। सारी दुनिया जिसके पीछे भागती है वो मुद्रा है ना, मुद्रा है। हाँ, देखिए, मुद्रा का कार्य क्या है? इसका इसका काम क्या है? विनिमय का माध्यम है, क्या वे मूल्य का मापन है, या वे मूल्य संचय का आधार है, या उपयुक्त सभी है? अब मुझे बताओ, मुद्रा से हम वस्तु है, मुद्रा जो होती है, मुद्रा से हम वस्तु क्या करते हैं? मुद्रा से हम वस्तु को खरीदते भी है, और वस्तु को खरीदते हैं मुद्रा से, तो विनिमय का तो हो गई। मूल्य का मापन, मुद्रा से हम पैसे का मापन करते हैं कि इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, उसके पास कितने हैं, तो मूल्य का मापन ही मुद्रा से करते हैं। और मूल्य संचय का आधार, और जो मूल्य संचय का आधार ये क्या है? मुद्रा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो दे हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने है, मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे तरल है? मुद्रा की कौन सी अवधारणा सबसे तरल है बच्चों? तो वो होगी ए। मुद्रा की जो सबसे अवधारणा तरल है वो ए है, और सबसे जो कठिन है वो है ये M4। आगे समझ में? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक देखो, भारत का केंद्रीय बैंक है, या व्यवहारिक बैंक है, या आयात निर्यात बैंक हेतु है, या फिर कृषि बैंक है? बताओ, भारतीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो सबको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। क्या बैंक है? केंद्रीय बैंक है। ए द
करेक्ट आंसर्स दिस क्वेश्चंस, तो हमारा आंसर्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं सब बच्चे। हाँ आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक आ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन की कल्पना नहीं की होगी कि सर इतनी महत्वपूर्ण सीरीज लाओगे। देखो बच्चों टाइम लगता है, परंतु मुझे 1 दिन 2 दिन है ना, 2 दिन 3 दिन ऐसे लग जाते हैं, परंतु मैं कोशिश करता हूँ कि वही क्वेश्चन लूँ, पूरे ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग लूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन लूँ जो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आए, वरना कचरे को पढ़ाकर फिर पढ़कर क्या करेंगे हम, क्यों हमारा समय व्यर्थ करें, है ना। देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण कब किया गया, बताओ। देखिए बच्चों, भारत सरकार द्वारा जो विमुद्रीकरण, मतलब जब हमारे देश में, पता होगा आपने कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब विमुद्रीकरण किया है ना, जब 500 और 1000 के जो नोट थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी, ब्लैक मनी पर रोक लगा दी गई थी। उस समय जो विमुद्रीकरण हुआ वो कब हुआ बच्चों, कब किया ये, तो वो विमुद्रीकरण क्या 2015 में हुआ, या फिर 2017 में हुआ, या फिर 19 में हुआ, या 16 में हुआ। तो सबको पता होगा कि जो वो विमुद्रीकरण हुआ ना बच्चों, वो कब हुआ, जुलाई 2016, शायद जुलाई में हुआ होगा, है ना, परंतु 2016 में तो ये हुआ है, 2016। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे, फिर आगे चलते हैं। हाँ आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। हाँ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, बताओ। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो निम्नलिखित में से हमारा ए समीकरण सही है, और यही हमारा आंसर है ना, यानी सीमांत बचत परिवर्ती। अच्छा, यहाँ पर सी आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, है ना, एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1। हाँ तो यही हमारा आंसर होगा। हाँ इसके सोच लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक क्वेश्चन एक की तुलना में बड़ा है ना बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सीमांत बचत परिवर्ती का मूल्य 0.25 है तो गुणक का मूल्य होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन लिखा नहीं क्या, अच्छा इसमें एक ऑप्शन लिखा नहीं बच्चों ना, देखिए इसमें एक ऑप्शन लिखा नहीं है। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य कितना है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य कितना है बच्चों, सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य है 0.25, है ना, तो गुणक मूल्य क्या होगा। गुणक मूल्य, अब जैसे मान हम सूत्र लिख देते हैं, गुणक का सूत्र क्या है, सबको आता होगा आपको। गुणक का जो सूत्र है, गुणक का सूत्र क्या है बच्चों, गुणक का सूत्र है 1/, है ना, गुणक का सूत्र है MPC, इसको आप कह दीजिए MPS बराबर, है ना, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/1 माइनस MPS, है ना। अब हमारी MPS कितनी है बच्चों, हमारी MPS है एक कितनी है 0.25, है ना। अब एक, अब ये माइनस है ना, अब एक में से 0.25 गए थे, कितने बचेंगे बताओ। देखिए ऑफकोर्स है, ये बच जाएंगे हमारे 0.1/0.75, कितने बचेंगे 1/0 घटा के देख लो आप। अब कहोगे कैसे घटाएंगे सर, 0 0 लगा दो, है ना, यहाँ पर 25, ये पॉइंट, ये 0, है ना, ये 10, 5, 10 में से 2, अच्छा यहाँ पर 9 बच गए, है ना, 9 बच गए। अच्छा हाँ 9 बच गए, तो 9 में से 2 गए तो 7, कितना आ गए 0.75, 0.75 आ गए। अब यहाँ पर दो डिजिट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट लगा दीजिए, है ना, 2 डिजिट लगा दीजिए, और फिर इसका भाग दे दीजिए। 25, 25, 25 3 बार जाएगा, और ये 4 बार जाएगा, है ना, 4/3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये 4/3 ही आ जाएगा, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, आप इसको 4 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 4, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक है ना बच्चों, आपको बस समझना है। अच्छा इसमें है क्या हमारा क्वेश्चन आंसर, अच्छा 5 आ रहा है, तो इसके अंदर एक विकल्प नहीं दिया ना, तो अच्छा चलो। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन समझिए, निम्न करों में से कौन सा कर, निम्न करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है। तो बच्चों निम्न करों में से यानी जितने भी कर है ना, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष श्रेणी में आता है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क। तो इसका हमारा आंसर हो जाए कौन सा बताओ, तो इसका हमारा आंसर होगा दे, है ना, उपयुक्त सभी। ये सभी, ये जो है, ये सारे बच्चों है ना, ये सभी जो है, ये सभी हमारे जो प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इससे इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आता है। उसमें अप्रत्यक्ष था, इसमें प्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष करों के अंदर उत्पादन, है ना, उत्पादन कर, सेवा कर, ये सब अप्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में क्या है, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, ये सभी, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी जो कर हैं ये अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला देखिए, देखिए बच्चों, वस्तु एवं सेवा कर की कितनी श्रेणियाँ बताओ। देखिए
तो वस्तु और सेवा का की जो श्रेणियाँ हैं वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इसके सोच लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। जो विलासिता की वस्तु होती है ना, विलासिता की, जैसे विलासिता की वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो कीमती होती हैं, है ना, जिनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती बढ़ती जाती है, वो विलासिता की वस्तुएं होती है। जैसे हीरा मोती, है ना, सोना चांदी, ये सब विलासिता की वस्तु है। हाँ, तो इसकी जो लोच होती है, तो वो लोच होती है, बताओ देखिए, ईडी बराबर 0 होती है, फिर ईडी बराबर 1 होती है, ईडी बराबर ईडी बड़ी 1 होती है, फिर ये ईडी बड़ा 1 होती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा दे, है ना, ईडी बराबर 1, ईडी बराबर 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके लिए लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है बच्चों। पढ़ना है अब जोश से, डर किसी का नहीं हमें होश में। अब पढ़ते हैं हम अपने आप को कामयाब बनाने में। अब पढ़ते रहेंगे हम औरों को खुश करने में, क्योंकि ये क्लासेस ज्ञान यज्ञ हैं। इस यज्ञ में हम डुबकी लगाने का संकल्प लगाते हैं। हाँ, देखिए बच्चों, वस्तु के बाजार मूल्य तथा फर्म के निर्गत का गुणनफल है। यानी वस्तु के बाजार मूल्य तथा फर्म के निर्गत का, जो वस्तु के बाजार मूल्य है और उसका जो फर्म का जो निर्गत का गुणनफल है, बताओ देखिए उसका कौन सा गुणनफल है। कुल संप्राप्ति, कुल लागत, औसत संप्राप्ति या औसत लागत, यानी वस्तु के बाजार मूल्य फर्म के निर्गत का गुणनफल है। तो फर्म के जो निर्गत का गुणनफल है ना, तो वो हो जाएगा उसका कुल, क्या हो जाएगा, कुल लागत, निर्गत का गुणनफल। अच्छा, गुणनफल संप्राप्ति होगा बच्चों, इसके अंदर संप्राप्ति होगा, ठीक है ना, क्या होगा, संप्राप्ति होगा फर्म के। हाँ, तो इसके अंदर आप ये करो, ए कुल संप्राप्ति। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। इसमें से आर्थिक क्रिया कौन सी है, अस्पताल में सेवारत चिकित्सक, अर्थव्यवस्था में कार्य संस्था, समग्र आय समग्र संग्रहण करना और अभियान चलाना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा बच्चों। कौन सा होगा, ए, यानी अस्पताल में सेवारत चिकित्सक, ये तो बच्चों आर्थिक क्रिया है ना। अस्पताल में सेवारत चिकित्सक जो होते हैं वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वक्र समस्तीय सीधी रेखा है। यानी इनमें से कौन सा वक्र जो है, वो कौन सा वक्र जो है बच्चों, इनमें से कौन सा वो वक्र है जो समस्तीय सीधी रेखा के अंतर्गत आता है। कौन सा वक्र है वो, बताइए देगा। हाँ, तो वो वक्र क्या कुल लागत वक्र है, क्या औसत स्थिर लागत वक्र है, कुल स्थिर लागत वक्र है, या कुल परिवर्ती लागत वक्र है। तो वो जो हमारा होगा बच्चों, कौन सा होगा बताओ, देखिए, सम स्थिर सीधी रेखा है, सम स्थिर यानी समान स्तर वाली, तो वो हो जाएगा हमारा कुल स्थिर, यानी ये उससे हो जाएगा हमारा। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, हम्म अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से संबंधित है। सार्वजनिक, सबके लिए, है ना, सबके लिए तो क्या है, सबके विनिवेश से संबंधित है, सबके विनिवेश, विनिवेश से संबंधित है। हाँ, पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय, है ना, यानी विनिवेश है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से सभी के लिए। तो वो जो हमारी हो जाएगा राजस्व व्यय, है ना, राजस्व व्यय हो जाएगा, ये सार्वजनिक व्यय होता है। आगे चलिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, तो बच्चों आज की क्लासेस में आपके जो 50 क्वेश्चनों की जो माँ मैराथन क्लास थी, वो माँ मैराथन क्लास हमने बड़े ही सुशीलता से, बड़े ही विनम्रता से और बड़े ही समझदारी से पढ़ाने का आपको प्रयास किया है। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और मुझे विश्वास है यदि आपको अच्छी लगी है तो आप भी कुछ परोपकार का, अपने आप को कुछ पुण्य कमाने के लिए, कुछ परोपकार का कार्य करने के लिए आप भी दूसरे बच्चों को इस ज्ञान के क्लासेस में जोड़िए, उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और दूसरे बच्चों को प्रेरित कीजिए कि यदि आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज्ञान की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ज्ञान की क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और उसके माध्यम से पढ़िए। आपको आसान शब्दों वाली जो परिभाषा युक्त सीरीज होगी उसमें सर आपको समझाएंगे, और बोर्ड क्लासेस में आने वाले सारे क्वेश्चन सर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। आप ज्ञान की क्लासेस के माध्यम से पढ़िए। सब विद्यार्थियों को मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है और यदि और अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको 69 के, देखो व्हाट्सअप नंबर ये है मेरे, है ना बच्चों, इसी व्हाट्सअप नंबर पर, है ना, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे, तो व्हाट्सअप नंबर पर 9636860200, यानी इस व्हाट्सअप नंबर पर ओनली, है ना, ओनली आपको 69 रुपये में, 69 रुपये के अंदर, 69 रुपये में आपको नोट्स अवेलेबल कराई जाएंगे, सिर्फ 69 पूरे इकोनॉमिक्स के, है ना, जिसके अंदर कितनी, जिसके अंदर तुम्हारे 5 सीरीज होगी, 5 सीरीज होगी, 5 सीरीज, और 5 अलग अलग होगी, 5 अलग अलग सीरीज। अब मुझे बताओ, इतना इतना सब कुछ आपको सिर्फ 69 रुपये में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। मैं आपकी स्थिति, आपकी गरीबी को लिहाज करते हुए बच्चों, मैंने डायरेक्ट, है ना,
जो सीरीज 250 रुपये की बिकती थी, जो कितने की थी, जो जो 250 की सीरीज थी, वो मैंने सिर्फ 69 में, यानी 69 रुपये के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, नोट्स है ना, 5 सीरीज और 5 अलग अलग सीरीज, अति लघुत्रात्मक, बहु वीकली पेपर, जो पर्सन है लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, उनकी अलग अलग सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, सिर्फ कितने में, सिर्फ 69 में। यदि आप भी चाहते हो कि सर हम भी अर्थव्यवस्था के इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ विशेष लाएंगे और अपने परसेंटेज लेवल को जो है हम उच्चतम और हाई लेवल प्रदान करेंगे, इसके लिए हमें नोट्स की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक होकर, निश्चिंत होकर, है ना, आप ज्ञान एक क्लासेस से इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको हमारी एंड ओवर टीम होगी, उनसे बात होगी आपसे, और बात होकर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप सभी को आज के लिए इस क्लास में अध्ययन करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बधाई, और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार रहें, ऐसी मेरी शुभकामना आपके लिए है। आप सभी विद्यार्थियों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज्ञान रूपी गंगा के इस यज्ञ में आप डुबकी लगाते रहिए और अपने जीवन को सार्थक करते रहिए। सभी को राधे राधे।